हेलो एंड नमस्कार सभी को। आई बिलीव आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर होगा, थ्योरी का ऑब्वियसली। हमारा जो थ्योरी है आज इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो मेनली है हमारा कंप्यूटर एब्रीविएशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। सो वो थ्योरी के पार्ट नहीं है, वो अलग से कंप्यूटर के पार्ट हैं जिनसे क्वेश्चन अलग से आ जाता है। तो थ्योरी जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। कल हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क और क्या पढ़ा था, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये दोनों चीज़ कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। और थ्योरी जो है थोड़ा सा हो गया है, मुझको लगता है ये 7वां लेक्चर होगा। लेकिन कोई नहीं, 7 लेक्चर में 1-1 घंटे के हैं तो पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर ऐसा सच कुछ आएगा नहीं, थ्योरी जितना मैं पढ़ाया हूँ प्लस जो अभी करा दूंगा तीनों टॉपिक वो, प्लस लास्ट में जो एमसीक्यू होगा। सो आई कैन गारंटी जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के, वो आप लोग सिक्योर कर पाएँ। सो शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जो हम पहले पुराना जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार क्रिस्प वे में रिवाइज़ कर लेते हैं। सो कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, सो डेटा कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। और जो दो कंप्यूटर के बीच में जो नेटवर्क जो रिलेशनशिप बना है उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। 3 टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल जिसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक या बाइनरी फॉर्म में एक्सचेंज होता है। एनालॉग सिग्नल जिसमें रेडियो वेव्स के फॉर्म में एक्सचेंज होता है। देन हाइब्रिड सिग्नल्स जिसमें मिक्सचर होता है। हाइब्रिड जहाँ भी सुनिए वहाँ पे मतलब डिजिटल और एनालॉग जो दोनों है उसका मिक्सचर है। देन कम्युनिकेशन चैनल 3 टाइप के होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स का मतलब सिंपली होता है डेटा एक्सचेंज की डायरेक्शन कौन सी है, जो कनेक्टेड डिवाइस है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। देन ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंपलेक्स चैनल, जहाँ पे डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी तरफ से रिसीव नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा मूव करेगा, दूसरी तरफ से डेटा मूव वापस पहले की तरफ नहीं करेगा। इसके एग्जांपल थे रिमोट, टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस। ठीक है। देन हाफ डुप्लेक्स, जहाँ पे दोनों तरफ से जो है डेटा मूव करेगा, बट एक टाइम पे एक ही तरफ से डेटा जो है वो मूव करेगा सिग्नल्स के फॉर्म में ऑब्वियसली। इसका बेस्ट एग्जांपल था वॉकी टॉकी। देन फुल डुप्लेक्स, जहाँ पे सेम टाइम पे दोनों तरफ से डेटा का एक तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, सिग्नल्स के फॉर्म में। इसका एग्जांपल है फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल एटसेट्रा, जो हम लोग नॉर्मल वे में जो हम करते हैं, कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है सो। देन कंप्यूटर नेटवर्क हम देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले हम पढ़े थे मीडियम 2 टाइप के होते हैं, वायर्ड या वायरलेस। इसी मतलब नेटवर्क बनाने के मीडियम क्या होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। सबसे पहले वायर्ड, वायर्ड गाइडेड मीडिया होती है। वायर का यूज़ होता है ऑब्वियसली कॉपर, टिन या सिल्वर का। मेनली कॉपर का ही होता है, सिल्वर तो बहुत महँगा हो जाएगा। देन टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर लैन या टेलीफोन लाइन्स में यूज़ होती है, पुरानी वाली। डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल दोनों को ये कैरी कर सकता है। सबसे ज़्यादा यूज़ ट्विस्टेड पेयर ही होता है। ब्रॉडबैंड जो होता था वो भी इसी में यूज़ होता था। ब्रॉडबैंड वाली जो पहले ब्रॉडबैंड चलता था ना, होम टू होम प्रोवाइड होता था सर्विस, पुराना जो वाईफाई का पुराना प्रारूप था वही। देन कोएक्सियल केबल, केबल टीवी में जो यूज़ होता है, ये भी एनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल को कम्युनिकेट कर सकता है। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ग्लास या स्पेशल टाइप का प्लास्टिक फाइबर यूज़ होता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है, टीआईआर का, फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। देन सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, लाइटर होता है, रिलायबल होता है, एक्सपेंसिव होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो 2 कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए जो भी हो तो सी के नीचे से जो लाइन बिछाते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही रहती है। देन वायरलेस मीडिया, मीडियम जिसको अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड देन माइक्रोवेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शन, कई डायरेक्शन में एक समय पे मूव करती हैं और फिजिकल ऑब्जेक्ट को ये पियर्स कर सकती हैं, हिंडर नहीं होती हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट आ गया तो वो मूव नहीं कर पाएंगी। देन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोबाइल सिग्नल, एफएम रेडियो, इन सब के लिए क्या होता है, रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। बस अंतर ये रहता है, मोबाइल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई रहती है, एफएम वाले की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। इंटेंसिटी, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स देन यूनिडायरेक्शनल होती है, एक समय पे एक ही डायरेक्शन में जाती हैं और फिजिकल ऑब्जेक्ट अगर सामने आ जाता है सो वो हिंडर हो जाएगी और वो पास नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो पियर्स नहीं कर सकती है फिजिकल ऑब्जेक्ट को। इसका एग्जांपल है जो हमारे घर में नॉर्मली टीवी के रिमोट होते हैं, आप देखेंगे उसके आगे हाँ कर देंगे सो वो रिमोट काम नहीं करेगा। ठीक है। देन माइक्रोवेव, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं। सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग इन सब में यूज़ होती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है।
सैटेलाइट से जो भी डेटा आ रहा है वो सब माइक्रोवेव्स के फॉर्म में ही आता है। देन वायरलेस वाईफ़ाई के बारे में हम लोग पढ़े थे। वाईफ़ाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, वीसीएस में 1997 में बनाया था। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये, ठीक है। वाईफ़ाई ओन की जाती है वाईफ़ाई अलायंस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन वाईमैक्स के बारे में हम जाने थे, सिर्फ बेसिकली एब्रिविएशन ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। थोड़ा सा जो वाईफ़ाई का है वो बड़ा स्वरूप है वाईमैक्स। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की एक रेंज है, लेकिन 10 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड कर सकती है, बट ऑप्शन में 1 से 10 बस आता है तो आपको 1 पे ही जाना है, ठीक है। ऑफिस, सोसाइटी, कॉलेज इन सब में यूज़ होती है। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहते हैं, सिटी या टाउन के लिए यूज़ होता है, 5 से 50 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज होती है। देन वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे कंट्री और वर्ल्ड में फैला हुआ जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। देन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, कुछ मीटर्स की जिसकी रेंज होती है। देन टोपोलॉजी हमने देखा था। टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपली द लेआउट और शेप ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। ये भी मेनली 6 टाइप्स के हम देखे थे। सबसे पहले था बस टोपोलॉजी, जिसमें एक एक ही केबल है और एट दी बोथ एंड्स देयर आर टर्मिनेटर्स, और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे-ऐसे हम देख लेंगे समझ में। इसको हॉरिजॉन्टल टोपोग्राफी भी कहते हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है वो ईज़ी होती है, चीपर होता है। उसके अलावा डेटा दोनों तरफ से कम्युनिकेट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव क्या है, एक बार भी सेंट्रल केबल जिससे सब कंप्यूटर कनेक्टेड है उसमें प्रॉब्लम आती है तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन स्टार टोपोलॉजी, जिसमें बीच में एक हब होता है, जिसे होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसको सर्वर भी बोल सकते हैं, वो मेन होता है। देन उससे सब कंप्यूटर जुड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। आप सुने होंगे बैंक में आप जाते हैं कभी-कभी और बोल देते हैं सर्वर डाउन है, तो सर्वर डाउन का मतलब है जहाँ से सब डेटा आ रहा है, वो वाले कंप्यूटर में कुछ काम चल रहा है, कुछ मेंटेनेंस चल रहा है उसकी वजह से। सो ये भी बाई डायरेक्शनल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑफिस, बैंक्स, इन सब में ये यूज़ होता है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? बस सिंपली सर्किल है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, डेटा कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, समझाने के लिए बोल रहा है। ईच डिवाइस रिपीटर का काम करेगा, यानी एम्पलीफाई करेगा। रिपीटर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, जो कि क्योंकि 1 से 5वीं तक जाना है तो बीच में सिग्नल जो है डाउन हो जाएगा, बट जो बीच में जो भी कंप्यूटर है वो एम्पलीफाई कर देते हैं सिग्नल को। अब इसमें प्राइवेसी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जाना है तो सब कंप्यूटर से होके जाएगा। देन मेश टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। वन डिवाइस कैन सेंड डेटा टू ऑल डिवाइस, प्राइवेसी मेंटेन रहती है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी और के थ्रू किसी और के डिवाइस में जाना है। और एक भी कंप्यूटर फेल होता है तो उससे पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा। इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क इसको बोलते हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क में भी यही यूज होता है। मेश टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है, बस बना हुआ है उसी में कंप्यूटर में देखिए स्टार वाला भी बन गया है, सो यही है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है। इसको वैसे याद कर सकते हैं कि अलग से ट्री बनाना है, सो हमको बस को जो है वो ट्विस्ट करना, मतलब बस वाला जो हमारा ये डायग्राम बना है इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो ट्विस्टेड पेयर केबल की जरूरत पड़ेगी। फालतू है बट ठीक है, याद करना है तो करना पड़ेगा। तो इसको इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर टोपोलॉजी भी कहते हैं। देन हाइब्रिड टोपोलॉजी, मिक्सचर या इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, जो भी हम ऊपर पढ़े हैं उसकी मिक्सचर या इंटरकनेक्शन को बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग शेप का हो सकता है। देन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हमने जाना था, ओएसआई, जिसे उसके बाद ओएसआई सबसे पहले इसमें हमने देखा था, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोला था, जिससे पता चलता है कि डेटा का रूल क्या है, कि कैसे वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेट होगा, ठीक है, जिसको आईएसओ ने बनाया था 1984 में। 7 लेयर्स होती है ओएसआई में, नीचे से लेके ऊपर तक। सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ये तीनों है हार्डवेयर लेयर। देन है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। देन सेंसर लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जिसे सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। हार्डवेयर लेयर, हार्ट ऑफ ओएसआई एंड देन सॉफ्टवेयर लेयर। सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस हमने देखी थी मॉडेम, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। कंप्यूटर है, मॉडेम से कनेक्टेड है। सबसे कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल निकला, मॉडेम के पास गया, मॉडेम ने डिजिटल को एनालॉग में बदला, देन एनालॉग दूसरे मॉडेम के पास पहुंचा, एनालॉग वापस से डिजिटल में कम्युनिकेट हुआ, डीमॉड्यूलेशन हुआ। सो डीमॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल टू एनालॉग कौन करता है? मॉड्यूलेटर। एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेटर, डीएम एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। ये इनपुट, आउटपुट और नेटवर्किंग डिवाइस तीनों होती है। डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, स्पीड बिट्स पर सेकंड में होती है। बॉट जो होती है, कंफ्यूज मत करिएगा, बॉट अलग है, बिट्स पर सेकंड अलग है। बॉट का मतलब होता है 1 सेकंड में सिग्नल में कितना चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं बॉट।
सो बॉड एक तरह से एसोसिएटेड है किससे, मॉडेम से। देन हमने देखा था राउटर। राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के काम आता है टू और मोर कंप्यूटर के बीच में। आईपी एड्रेस को चेक कौन करता है, राउटर चेक करता है। नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई पे ये काम करता है, इंटरनेट वर्किंग डिवाइस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डेटा पैकेट्स को रूट करता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। देन रिपीटर फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई पे काम करता है, एज आई सेड बूस्ट बूस्ट या रीजनरेट या एम्पलीफाई करने का काम करता है। डेटा सिग्नल, लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब ग्रेटर डिस्टेंस होता है तो कंप्यूटर के बीच में, तब रिपीटर का यूज किया जाता है। देन हब फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई पे काम करता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। रिपीटर को में बहुत सारे जब पोर्ट लगा देंगे तो वही हो जाता है हब। ठीक है, ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। कई सारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उसको ये नहीं पता है जब आप भेजेंगे एक से दूसरे डिवाइस में तो स्पेसिफिक वो उस कंप्यूटर में नहीं जाएगा बल्कि वो पूरे सिस्टम में मूव कर जाएगा। सो डेज़ी चेनिंग क्या होती है, मोर कंप्यूटर एक ही मतलब 2 हब को जोड़ के एक ही समय पे कई कंप्यूटर और भी हम जोड़ सकते हैं, उसी को डेज़ी चेनिंग बोलते हैं। हब से रिलेटेड है ये स्टार्ट। देन लैन कंप्यूटर कनेक्ट करने के काम आता है ये हमारा हब। ठीक है, डेटा को रूट करने का काम आता है, हालांकि इंटेलिजेंट नहीं होता है। देन गेटवे। गेटवे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई पे काम करती है। दो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के काम आता है ये। प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी इसलिए इसको बोलते हैं गेटवे को। देन ब्रिज, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है ओएसआई के। Two different LAN are connected together with who are working on the same protocol, सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क दोनों अलग अलग हैं, सो उनको कनेक्ट करने का काम आता है ब्रिज। सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ये। देन स्विच, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, मल्टीपोर्ट ब्रिज भी इसको बोलते हैं। हब की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर को एक लाइन से कनेक्ट करता है। और मैक एड्रेस को ये चेक करता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्विच कौन मैक एड्रेस को चेक करता है, वो है स्विच। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो इसी के साथ कल जितना हम पढ़े थे वो रिवाइज कर लिए हैं। आज का शुरू करते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है सबसे पहले इंटरनेट। वैसे राइटिंग थोड़ी सी सुधर गई है मेरी पहले से कंपैरिजन में। इंटरनेट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है, विंड सर्फ प्लस रॉबर्ट ही कैन। ठीक है, दीज आर दी फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट क्यों बोलते हैं इनको फादर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इन्हीं लोगों ने डेवलप्ड टीसीपी आईपी। और टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ और वैसे एब्रीविएशन पढ़ाऊंगा तो आप समझ लीजिए। अभी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को डेवलप किए थे, जो आगे इंटरनेट को, इंटरनेट में यही दो प्रोटोकॉल मेनली यूज होते हैं, सो इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, कल ये बात मैं बताया था। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में उनको कनेक्ट करने के काम आता है। अच्छा, प्रोटोकॉल में बताया, सो प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल पहले भी लेक्चर में मैंने बताया था बट बता दे रहा हूँ। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल्स इज सिंपली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो टीसीपी आईपी का यूज होता है इंटरनेट में। टीसीपी का मेन काम क्या होता है, जो डेटा है उसको स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करना। स्मॉल पैकेट्स, मैं फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ यार, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ठीक है, स्मॉल डेटा को स्मॉल पैकेट्स में ये ब्रेक कर देता है। देन होता है आईपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो ब्रेक हुआ है स्मॉल पैकेट्स में डेटा, इंफॉर्मेशन उसके बाद बनेगा, और इंफॉर्मेशन को कैरी करने के काम कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कैरी द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। ठीक है, टीसीपी और आईपी हो गया। देन अब हम देखते हैं कि इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे आरपानेट आरपानेट, आज बता देता हूँ। सो 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है यूएस का, आरपानेट का डेवलपमेंट किया था। आरपानेट, आरपानेट। ठीक है, बेसिकली 4 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके, और उन सब के बीच में डेटा जो है ट्रांसफ़र किया था पहले से चौथे कंप्यूटर के बीच में। सो वहीं से शुरुआत हुई थी इंटरनेट नेटवर्क की। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वही इवेंचुअली बना है इंटरनेट, वहीं से शुरुआत हुई है। सो आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 डिपार्टमेंट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, कनेक्टेड 4 रिमोट कंप्यूटर्स, मतलब एक दूसरे के पास थे। ठीक है, सो आरपानेट हो गया, दैट इज इट। देन अब हम थोड़ा सा इंटरनेट में जो अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है आईपी एड्रेस। वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, लिखूंगा नहीं यार, समझ जाइएगा। ठीक है, इट इज जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन होता है, वैसे ही आईपी एड्रेस यूनिक होता है। हर कंप्यूटर का, हर जो नेटवर्क है जो कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क से, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। सो आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, मैं बता चुका था आईपी एड्रेस किस काम के आता है, किस काम में आता है। सो इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, देन आईपी एड्रेस की जो वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच में वेरी करती है। ये रेंज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से 255। आईपी एड्रेस 5 क्लास होता है इसका। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड देन क्लास ई। लेट मी कंफर्म द वैल्यू। यस, क्लास ए होता है 0 से 127 के बीच में। क्लास बी होता है 128 टू 191 के बीच में। देन क्लास सी होता है 192 से 223 के बीच में। क्लास डी होता है 224 से लेके 239 के बीच में। देन क्लास ई 240 से लेके 255 तक। हो सकता है कई बार वैल्यू पूछ ले बीच में,
और पूछ लिए किस क्लास में है ये आईपी एड्रेस, की किस क्लास में लाई करेगा ये जो वैल्यू है। सो बस याद रखिएगा, एक बार तो 3 बार देखेंगे या सुनेंगे। क्लासेस 0 टू 127, 128 टू 191, 192 टू 223, टू 24 टू 239, टू 40 टू 255। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 5 क्लास में होते हैं, 0 से 255 के बीच में वेरी करता है। अब आईपी जो है, आईपी एड्रेस, वो 2 वर्ज़न होते हैं। अच्छे, इसको लिखता हूँ। एक होता है IPv4, आईपी वर्ज़न 4, देन एक होता है IPv6 वर्ज़न 4, वर्ज़न 6। ठीक है? आईपी वर्ज़न 4 जो है, वो 32 बिट्स का होता है। आईपी वर्ज़न 6 जो है, 128 बिट्स का होता है। आईपी वर्ज़न 4 में 3 डेसिमल होते हैं और 4 ऑक्टेट्स होते हैं। यहाँ पे 7 कॉलन होते हैं, यानी कि ये डेसिमल्स मतलब पॉइंट, और 8 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है? अब 4 ऑक्टेट्स हैं 32 बिट के, तो 1 ऑक्टेट होगा 8 बिट का। सो 1 ऑक्टेट इन आईपी वर्ज़न 4 इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। यहाँ पे 8 ऑक्टेट्स जो हैं, वो हैं 128 बिट्स का। सो 1 ऑक्टेट होगा 16 बिट्स का। ठीक है? IPv4 में 1 ऑक्टेट 8 बिट्स का, आईपी वर्ज़न 6 में 1 ऑक्टेट 16 बिट्स का। ठीक है? ये होता कैसे है? ये है आईपी वर्ज़न 4, 3 डॉट है तो 4 जगह बचेगी, सो ये है। और ये कैसे होगा? पहले 7 कोलन बना लेते हैं कि अब 7 कॉलन है तो 8 जगह होगी। ठीक है? सो बीच में होगा अपना वैल्यू 0 से 255 के बीच में अलग-अलग। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे 125 है, डॉट 119 है, डॉट 15 है, डॉट 3 है। ठीक है? जस्ट एन एग्ज़ाम्पल है एक आईपी एड्रेस का, वर्ज़न 4 है। सो जो शुरुआत के जो 2 ये होते हैं, इसे बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और जो ये लास्ट के 2 हैं टर्म, इसे बोलते हैं होस्ट आईडी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, शुरुआत वाले जो 2 हैं वो नेटवर्क आईडी, देन है होस्ट आईडी। ठीक है? आईपी हमारा एड्रेस हो गया है। आईपी एड्रेस में इतना ही है, यूनिक होता है, 2 वर्ज़न होते हैं अलग-अलग। ठीक है? देन डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। सो बीएसएनएल करके एक कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये पहले जो थी गवर्नमेंट का फर्म थी, आगे चल के टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था। सो इसी ने 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस या स्टार्टेड। ठीक है? बीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि उस समय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, आगे चल के 2002 या 2004 में टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था, इस कंपनी को। टाटा का डोकोमो आया था उसके बाद ही। देन जैसे वाईफाई में हमने देखा था, वाईफाई अलायंस करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे है आई कैन।
इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएस में। ठीक है। आईकैन में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है इंटरनेट को। देन इंटरनेट जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखे होंगे वो है www। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं www, टिम बर्नर्स-ली सुनते आए होंगे। सो इंटरनेट पढ़ रहे हैं सो वो इम्पोर्टेंट है। www या फिर इसे 3W भी कहते हैं या W3 भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। आई गेस ये सबको पता होगा। 1989 में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 1989 में क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो वो कंप्यूटर की जो आईपी की बुक होती थी, आईपी नहीं बोलते थे उसको, मुझको लगता है कंप्यूटर की बुक बोलते थे। सो उसमें होता था टिम बर्नर्स-ली का अलग से जो ब्लू ब्रैकेट होता था उसमें नाम लिखा रहता था। टिम बर्नर्स-ली ने ही 1990 में एचटीएमएल भी बनाई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इंटरनेट जो हमारा वेब पेज है बनाने का उसको डेवलपमेंट करने के काम आता है एचटीएमएल। ठीक है। www होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। पूरे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके नेटवर्क का एक जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जितनी भी चीजें इंटरनेट पे हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं। सो all the websites, web pages are there in वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा था आई कैन। www को कौन कंट्रोल कर रहा है? WWWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब WW कंसोर्टियम कंट्रोल्स दी WWW। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। इतना ही है वैसे वर्ल्ड वाइड वेब में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं जो इंटरनेट पे यूज होते हैं। टीसीपी आईपी तो देख ही चुके हैं, उसके अलावा भी सबसे पहला है एफटीपी, जिसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है फाइल्स को सर्वर से क्लाइंट को। सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट है। सो सर्वर से जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो कौन किया है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंडर में वो हुआ है। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। इसी का सिक्योर्ड वर्जन जो है उसी को बोलते हैं एसएफटीपी। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। देन है दूसरा हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। सो हम कोई भी डेटा जब मान लीजिए हमको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, सो हम उसका नाम डालते हैं। सो एचटीटीपी क्या करते हैं, आप जब देखते होंगे करते होंगे तो एचटीटीपी करके पूरा वो एक प्रॉपर वो बन जाता है। तो एचटीटीपी क्या करता है, डेटा को www जिस पे सारे के सारे वेबसाइट्स मेंशन्ड हैं, उससे उस पे मतलब एक्सेस करता है, ट्रांसफर करता है डेटा को और वहां से एक्सेस कर पाता है। तो ये ट्रांसफर करता है डेटा को ओवर दी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि यूजर और जो हमारा सर्वर है या वर्ल्ड वाइड वेब है उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है HTTP। सो इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसी का जो सिक्योर्ड वर्जन है वो है HTTPS। HTTP सिक्योर। आप वेब ब्राउज़र देखते होंगे, सो वेब ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हैं तो वो HTTPS हो जाता है, सो वो सिक्योर्ड वर्जन होता है। है सब कुछ HTTP ही, बस थोड़ा सा सिक्योर वर्जन है। वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में ये डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है, अब आता है, नहीं हो गए दो, PPP इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दो डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है। दो डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आता है PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। टनलिंग से एक आइडिया मिल रहा होगा, है ये वही सेम चीज, लेकिन बस ये है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर और डेटा कम्युनिकेशन ही काम आ रहा है, बट टनलिंग बीच में आ गई है। मतलब एक तरह से बीच में एक सिक्योरिटी लूप बन गया है, VPN का इसमें यूज आ गया। VPN जिसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपका जो हाइड कर देता है IP एड्रेस को। उसके अलावा प्राइवेसी भी इसमें मेंटेन रहती है। सबसे पहला जो VPN था वो 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है। VPN तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल सेम वही है, बस ये है कि यहाँ पे VPN का यूज होने लगा है, डेटा कम्युनिकेशन के बीच में VPN इन्वॉल्व हो गया है। किसी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, VPN के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। देन एक प्रोटोकॉल है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। सॉरी, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क वो ISP है, ये है टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या होता है, जो भी जो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं दोनों के बीच में। to remotely access the another
कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी टेलनेट। अच्छा, टेलनेट एक चीज और है। टेलनेट को हम लोग बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, मैं बता रहा हूँ। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। बेसिकली द कॉमर्शियल वर्जन ऑफ ARPANET। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सिंपली वही मतलब है कि जो इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो आईएसपी आप देख ही रहे हैं, हम सबसे पहले आईएसपी टेलनेट है। सो आईएसपी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आईएसपी भी बेसिकली 3 टियर में डिवाइडेड है। टियर 1, टियर 2 एंड देन टियर 3 आईएसपी है ये। ठीक है, टियर 1 जो होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है, फैला है। ये होता है नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे। और ये जो टियर 3 है, ये लोकल लेवल पे, जैसे कि होम ऑफिस और इन सब जगह पे। ठीक है, अब टियर 1 आईएसपी जो है ये फास्टेस्ट है, सबसे तेज होती है। देन फास्टेस्ट, देन उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कम होती है, लेस फास्टर। और देन ये जो है वो स्लोअर होती है बाकी के कंपैरिजन में, टियर 1 और टियर 2 के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल कुछ हैं, याद रखिएगा। AT&T, NTT, ये सब टियर 1 सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो हमारे टियर 2 है, अभी मैं बता रहा हूँ, लेवल 3 है, वेरिजॉन है, सिंगटेल है। गलती हो रही है, सिंगटेल है। और इसके जो एग्जांपल है टियर 2 के, जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और बीएसएनएल है, जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं इस समय अपने फ़ोन में या जो भी अलग डिवाइसेस हैं, वो क्या है, टियर 2 आईएसपी पे, मोस्ट ऑफ देम। और उसके अलावा फिर टियर 3 आईएसपी जो आप लोकल आप देखते होंगे, कुछ होते हैं वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर, अजीब अजीब नाम होता है। जैसे मेरी तरफ है एक टेक्योन करके, एक फेमस नाम है हैथवे करके, हैचवे, हैथवे पढ़ते हैं कि हैचवे, मुझे लगता है हैचवे पढ़ते हैं उसको, शाहरुख खान उसका ऐड करता था। टेक्योन है, हैचवे है, स्पेक्ट्रानेट है, और भी जितने भी अजीब अजीब नाम हैं, एमटीएनएल है, और तिकोना है। ये सब के किसके एग्जांपल है, टियर 3 आईएसपी के एग्जांपल है। सो आईएसपी में बस इतना ही था, 3 लेवल पे होते हैं, और अलग अलग मैं बता दिया है, कोई ग्लोबल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। ठीक है, अब आते हैं, वो मैं क्योंकि अभी टेलनेट था, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी एक है ये टेलनेट, सो इसलिए इसको बता दिया। बाकी ये सच बहुत रेलेवेंट नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देन आते हैं, पिन देख चुके हैं, डीएनएस सुने होंगे आप, मतलब डीएनएस है, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन
नेम सिस्टम, ये बेसिकली फ़ोन बुक है इंटरनेट का। फ़ोन बुक का मेनली काम क्या रहता है, जो हमारा नाम है, फ़ोन बुक क्या रहता है, नंबर जो है, नंबर को नाम से सेव कर देता है। सो आपको ये ना हो बार-बार कि आप टाइप कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, नंबर को टाइप कर रहे हैं। इंस्टेड आप नाम सर्च करते हैं और आपको मिल जाता है, जहाँ भी आपको कॉल करना है आप मिला लेते हैं। सो डीएनएस का भी सेम सिस्टम है। डीएनएस क्या करता है, फ़ोन बुक की तरह है इंटरनेट का। ये जो हमारा डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। हम डोमेन नेम डालते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी सर्च सर्च किए व्हाट्सएप को, सो वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और हम उसको एक्सेस कर पाते हैं उस साइट को। अभी डोमेन भी हम देखेंगे क्या होता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को बनाया किसने था, पॉल। वैसे जब हम इन्वेंशन डिस्कवरी देखेंगे तो ये देखेंगे, लेकिन ठीक है, पॉल मैक्रो पेट्रिस ने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। अब आते हैं डोमेन नेम पे। डोमेन नेम क्या होता है, जो बेसिकली जो लास्ट में जब मैं आपको मेल भी पढ़ा रहा था तो बताया था, लास्ट में जो टर्म होता है डॉट कॉम डॉट ये सब, वो होता है डोमेन नेम। उसके पहले भी हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, https ऑब्लिक ऑब्लिक www डॉट youtube.com। ठीक है, सो ये तो प्रोटोकॉल हो गया। ये www जो है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो अलग चीज़ है, बट इसे सेकेंड लेवल डोमेन बोलते हैं। प्रॉपर जो डोमेन नेम है वो है youtube.com। ठीक है, डोमेन नेम। और ये जो डॉट कॉम है, मतलब लास्ट वाला जो डॉट है उसके बाद जो है, ये है टॉप लेवल डोमेन। कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अलग अलग इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट ईडीयू है, एजुकेशन के लिए यूज होता है, डॉट एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉट जीओवी है गवर्नमेंट साइट के लिए, डॉट नेट है नेटवर्क के लिए, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, डॉट एयू है ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट यूएस हो जाएगा यूएसए के लिए। ठीक है, सो मेनली जब दो का है तो वो कंट्री को एक तरह से डेजिग्नेट करता है, और तीन का है सो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करता है। तो डोमेन नेम भी हो गया। इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब डोमेन नेम देख ही रहे हैं, तो यूआरएल और यूआरआई भी हम देख लेते हैं। सो अभी पहले यूआरआई देखते हैं। यूआरआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है, सो देखिए, अगर इसी समय यूआरएल भी बता रहा हूँ। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरआई जो है वो बहुत ब्रॉड है, यूआरआई का सबसेट है यूआरएल। ठीक है, सो जितने भी यूआरएल हैं वो यूआरआई तो है ही हैं, लेकिन सारे यूआरआई यूआरएल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एचटीटीपीएस, ये प्रोटोकॉल हो गया www.youtube.com। ठीक है, आप जब नॉर्मल इतना ही है, तो ये है अभी क्या, यूआरआई है ये। ठीक है, अब स्पेसिफिक आपको मेरी वीडियो देखनी है, सो जब आप उसको कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे इसके बाद अलग से भी कुछ बहुत सारे चीज़ लिख के आते हैं, जी एफ एफ पता नहीं अजीब अजीब टर्म ले आते हैं, सो उसे बोलते हैं पाथ या रिसोर्स।
ठीक है? सो ये स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुँचाता है। सो जब ये भी पूरा ऐड हो जाएगा यूआरआई में, सो वो बन जाएगा यूआरएल। यूआरएल यूनिक होता है, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूनिक होता है, याद रखिएगा। यूआरआई तो नॉर्मल हो सकता है, आप बोल दिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, तो www.youtube.com और वहाँ पे अरबों वीडियो हैं। सो लेकिन जब ये यहाँ पे ऑब्लिक के बाद पाथ या रिसोर्स भी ऐड हो गया, सो अब वो यूआरएल बन गया, वो यूनिक है। समझ गए? एक तरह से यूआरएल जो है एड्रेस है ऑफ अ वेबसाइट या वेब पेज का स्पेसिफिक एड्रेस है। ठीक है? जितनी भी साइट हैं उन सबका खुद का होता है अपना ये क्या कहते हैं यूआरएल, जितनी भी साइट हैं और वो हैं हर चीज़ का अपना, इसलिए मैं बोला यूनिक है। ऐसा नहीं है आप यूट्यूब डालें तो कोई और ही साइट खुल गई, यूट्यूब है तो यूट्यूब ही खुलेगा, यूट्यूब यूनिक है। अच्छा। अब ये देख चुके हैं, अब अलग अलग टाइप के इंटरनेट भी होते हैं और मतलब इंटरनेट के अंदर भी सब कैटेगरी है, बता रहा हूँ मैं। सबसे ब्रॉड है इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क में, ये हो गया इंटरनेट। सबसे नीचे है इंट्रानेट और बीच में है एक्स्ट्रानेट। नोट से आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं समझा देता हूँ। कोई कंपनी है मान लीजिए, स्पेसिफिक कंपनी है, आप सुने होंगे कंपनी का खुद का एक नेटवर्क है, खुद के एम्प्लॉय के लिए एक बना हुआ है फोरम और उसमें वो काम कर रहे हैं। सो इंट्रानेट वही होता है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है। उसके अलावा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन है अपने यूज़ के लिए कर रही है तो प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक के लिए नहीं खुला है, वो सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है? और ये सबसे छोटा नेटवर्क तो होता ही है। अब एक्स्ट्रानेट क्या है? कई सारे इंट्रानेट हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट वही है। एक्स्ट्रानेट क्या करता है? दिखेगा ना? एक्स्ट्रानेट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट, एक चीज़, प्लस जो इंट्रानेट है और इंटरनेट है उनको कनेक्ट करता है। इंटरनेट, ठीक है? इंटरनेट और इंटरनेट को कनेक्ट करता है। देन अच्छा, आप सुने होंगे 2, मान लीजिए 2 अलग-अलग फ़र्म हैं, अब उन दोनों को आपस में उनके बीच में कोई पार्टनरशिप होती है और दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो बार-बार उन लोग को एक-दूसरे का डेटा जो है, एक-दूसरे से लेना पड़ेगा। सो उसका खुद का इंट्रानेट है, उसका खुद का इंटरनेट है। सो दोनों को जोड़ने का भी काम एक्स्ट्रानेट करता है। द मोमेंट दोनों जुड़ते हैं, वो एक्स्ट्रानेट बन जाता है। ठीक है? कनेक्ट्स टू और मोर इंट्रानेट ऑल्सो। ठीक है? बाकी इंटरनेट तो आपको पता ही है, जो अभी हम पढ़ ही रहे थे। अब इसके अलावा इंटरनेट है, सो ब्राउज़र में ही वो चीज़ देख लेंगे हम। ठीक है, तो इंटरनेट एज़ सच हमारा हो चुका है, इंटरनेट में एज़ सच कुछ बचा नहीं है। अ, बात है रिसोर्स है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जो लास्ट में डॉट कॉम के बाद ऑब्लिक के बाद खूब बड़ा सा लिखा रहता है, तो उसको पाथ भी बोलते हैं, रिसोर्स भी बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं। हाय मेरी राइटिंग, या क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं, URI प्लस दिस इज URL। ठीक है, सो इंटरनेट हमारा कंप्लीट है, इंटरनेट में इतना ही है जितना था सब बता दिया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे आज का, वो है वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। कुछ बचा नहीं है यार ऐसे, जो बचा होगा, बचा तो कुछ नहीं है, थ्योरी में कुछ नहीं बचा है, जो एक्सप्लेन करने लायक था सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वन लाइनर कुछ बचे होंगे, वो जो एमसीक्यू लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, एमसीक्यू हम एग्ज़ाम के समय करेंगे, एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा।
कि याद रहे, ऐसा ना रहो आपको बार-बार देखना पड़े। अब आते हैं हम अगले पेज पे, वेब ब्राउज़र। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तब मैं बनाया था, बताया था। ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका यूज़ क्या होता है? टू एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। ठीक है? वेब पेज सर्च करने के काम आता है। वेब पेज, वेबसाइट को एक्सेस करने के काम आता है, ठीक है? अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा है? उसका नाम है आईसी नेक्सस करके, 1990 में, ठीक है? इसका इनिशियल जो नेम था वो था वर्ल्ड वाइड वेब, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इनिशियल जो नेम था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। ये बना था 1989 में। हालाँकि इसको रिकॉग्नाइज़ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू से कन्फ्यूज़ हो गया था, उसी ईयर में वो भी हुआ था। सो इसलिए इसका नाम बदला गया नेक्सस 1990। सो फर्स्ट वेब ब्राउज़र या तो आएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ये गैप नहीं होगा, ये सटे होंगे तीनों। सॉरी, मैं क्योंकि आदत है वर्ल्ड वाइड वेब अलग लिखने की, वर्ल्ड वाइड वेब एक साथ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? 1989 में बना था, वही आगे चल के रीनेम होता है, नेक्सस उसका नाम पड़ता है 1990 पे। ग्राफिकल ब्राउज़र है, याद रखिएगा। ब्राउज़र भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट ब्राउज़र, जैसे हम सॉफ्टवेयर में देखे थे ना, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस और टेक्स्ट यूज़र इंटरफ़ेस, वैसे इसमें भी है टेक्स्ट ब्राउज़र और ग्राफिकल ब्राउज़र। अभी तो हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ग्राफिकल ब्राउज़र है। सो टेक्स्ट ब्राउज़र का एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, उसका नाम है LYX, लिंक्स बोलते हैं, ठीक है? ग्राफिकल ब्राउज़र का तो एग्ज़ाम्पल है, नेक्सस ही हम सबसे पहले देख लिए हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब भी है जिसका नाम पुराना वाला। उसके अलावा नाम याद रखिएगा, ब्राउज़र के नाम डायरेक्ट आ जाते हैं, सर्च इंजन के नाम डायरेक्ट आ जाते हैं। नाम आ जाता है यार, तो 2-4 बार देखोगे ना तो हो जाएगा, देखेंगे तो हो जाएगा। सो नेक्सस है, उसके अलावा क्रोम है, 2008 में आया था क्रोम। देन इंडिया का एक ब्राउज़र है, नाम याद रखिएगा, एपिक, इस इंडिया का है। बायडू जो है, नहीं बायडू तो सर्च इंजन है, चाइना का। ओपेरा मिनी है, ये सब कॉमन नाम है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। देन इवेंट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हालाँकि विंडोज़ 11 के बाद पूरी तरह डिसकंटिन्यू हो गया था, बट ठीक है, बाद में इसकी जगह पे एज आ गया था। उसके अलावा यूसी ब्राउज़र बैन हो गया था, चाइनीज़ बैन ऐप जब चल रहे थे उस समय, ठीक है? उसके अलावा नेटस्केप, फायरफॉक्स, ये भी अब नहीं चलता है, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, एप्पल का जो है, ठीक है? ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं हमारे किसके, वेब ब्राउज़र के। अब आते हैं सर्च इंजन पे। अच्छा, डाउनलोडिंग, और वैसे भी मैं बता दूँ, डाउनलोडिंग एक टर्म होता है। इंटरनेट से डिवाइस में कोई डेटा को स्टोर करना, उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। अपलोडिंग क्या होता है? डिवाइस से इंटरनेट पर या बोल लें सर्वर पर कोई डेटा को स्टोर करना, वो होती है अपलोडिंग, ठीक है? तो वो हालाँकि ये ब्राउज़र तो इसमें इम्पोर्टेंट है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का काम लोग करते हैं इस पे। देन सर्च इंजन,
सर्च इंजन क्या होता है? वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो मतलब डिफरेंट वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। मतलब ब्राउज़र तो एक प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है अलग-अलग सर्विसेज़, उसमें एक सर्च इंजन भी है। जो मेन काम करता है वो सर्च इंजन करता है। इट सर्चेस डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट्स। सर्च इंजन पहला सर्च इंजन का क्या नाम था? ये यार वही है, फैक्चुअल है। आर्ची, आर्की, जो भी पढ़ लीजिए, आर्की पढ़िए या आर्ची पढ़िए, आपकी श्रद्धा है। आर्ची 1990 में बना था। ये पहला सर्च इंजन था, ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स सर्च इंजन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल बना था 1998 में। किसने बनाया था? सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने। ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसको बनाया था 1998 में। देन याहू है। सर्च इंजन का नाम इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू देखेंगे आया हुआ है डायरेक्ट कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। हालांकि कुछ बहुत बेसिक आ जाते हैं, बट क्या पता है एनटीए मान लीजिए भटक जाता है या पागल हो जाता है, तो भाई आपको तैयार रहना चाहिए। याहू है, एल्टा विस्टा है, एक्साइट है, डक डक गो है। डक डक गो बेसिकली टीओआर के साथ आप यूज़ करेंगे, सो आप डार्क वेब में पहुंचने के लिए डक डक गो ये जो ब्राउज़र है इसका यूज़ होता है। आप नहीं पहुंच पाएंगे इतने आसानी से, पूरा प्रोसेस होता है, टीओआर का यूज़ होता है और बहुत सारा चीज़ें हैं, आप नॉर्मली ऐसे नहीं पहुंच सकते। डक डक गो है। देन हॉटबॉट है, लाइकॉस है, वेब क्रॉलर है। नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन रेडिफ है, नेवर है, एओएल है, बिंग है। बिंग है डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है। येंडेक्स रसिया का है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, खुद का सर्च इंजन गूगल ही यूज़ होता है मेनली। बिंग हो गया, येंडेक्स हो गया। बायडू चाइना का है, एक्साइट है, देन ड्रैगन फ्लाई है। अच्छा, गूगल नॉर्मली हर जगह गूगल ही बोलते हैं, बट चाइना में उसका नाम ड्रैगन फ्लाई है गूगल का। ये आई एम नॉट क्वाइट श्योर ये सही है कि नहीं, बट ड्रैगन फ्लाई आप याद रखिएगा। ठीक है, सो सर्च इंजन भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब ऐसा सच कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, अब वेबसाइट होती हैं, आप वेब ये यूज़ कर रहे हैं सर्च इंजन, तो कुकीज़ एक टर्म सुने होंगे। ठीक है, कुकीज़ क्या होती हैं? एक स्मॉल टाइनी प्रोग्राम्स होते हैं जो एक तरह से ट्रैक करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। ट्रैक या पाथ करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। सिंपली ट्रैक्स इंफॉर्मेशन और उसको स्टोर करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? एडवेयर जो होते हैं वो कुकीज़ की ही मदद से आपको एक तरह से वो ट्रैक कर रही है कुकीज़। सो आपकी रिकमेंडेशन जो है वो आना वो सब कुकीज़ की वजह से ही होती है। बट इसका बेनिफिट क्या है कि जब स्टोर हो चुका है, आप बार-बार एक ही साइट ओपन कर रहे हैं, सो कुकीज़ स्टोर है, सो उस साइट को खुलने में बार-बार टाइम नहीं लगता है। कम टाइम में काम हो जाता है। पॉज़िटिव क्या है? टू एक्सेस गिव एक्सेस टू वेबसाइट इन अ
शॉर्टर टाइम पीरियड। ठीक है। इंडिकेटिव क्या है? एडवेयर और ये सब जो है, और आपकी प्राइवेसी जो है, ये सब चली जाती है क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक हो रही है। सो इसी के साथ वो भी हमारा कंप्लीट होता है। क्या कहते हैं, सर्च इंजन हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट हो गया, और इसी के साथ हमारी थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। हाँ, हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ बचा नहीं है। जो भी बचा है, बचा एज़ सच कुछ नहीं है थ्योरी में, जो वन लाइनर या ये सब चीज़ें बची हैं, उसको मैं उसमें कराऊँगा जब एमसीक्यू सेशन कराऊँगा थ्योरी की। और ओवरऑल देखूँगा 100-200 क्वेश्चन जितने भी हो पाएँगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कि मतलब कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए उससे। अब वही 3 सेशन बचा है, एब्रिविएशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ प्लस शॉर्टकट की। शॉर्टकट कीज़ का शायद वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा करा दूँगा कि कुछ भी आए उसके बाहर ना हो, और रिपीट भी करूँगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। बाकी नोट्स तो दिया ही हूँ। फाइनली कंप्लीट होता है, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो या कुछ भी हो, आप लोग ज़रूर पूछिएगा। आई होप ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। वैसे अभी बोलना सही नहीं है, 3 बचा हुआ है, बट थ्योरी कंप्लीट हो गई है, सो मुझे अच्छा लग रहा है कि यार चलो हो गया है। सोचा था जब थोड़ा-सा लेट होगा, बट 24 को ही हो जा रहा है थ्योरी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। आई होप आप लोग भी होंगे। सो अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। बाकी और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट से लेके जो भी चीज़ें हैं, सोचा हूँ मैं करूँगा भी। 1.5 महीना मैं डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम को आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, और साथ में कॉलेज भी मैनेज करना, आई कैन मैनेज, आदत है। सो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।